ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वक्फ पर राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से बहस चल रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ रेट का ऐलान किया है। वक्फ बिल को टैरिफ से किसने जोड़ा, ये खबर आपको दिखाएंगे। अमेरिका ने भारत के खिलाफ जो नया टैरिफ रेट लागू किया है, क्या आप जानते हैं कि इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा? इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। बाबा बागेश्वर ने भोपाल में हिंदू गांव की आधारशिला रखी है। क्या यह धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश नहीं है? देश धर्म से चलेगा या संविधान से? यह खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज दिखाएंगे वक्फ पर बदलते चेहरे। सबसे पहले बात उन 2 मुद्दों की करेंगे जिनकी देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है। बुधवार देर रात बिल लोकसभा से पास हो चुका है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। वहीं भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। आज ट्रंप टैरिफ को ही हमने भारत की बात में कवर स्टोरी बनाया है, क्योंकि यह फैसला भले ही कूटनीति और व्यापार नीति से जुड़ा है, लेकिन इसका असर हमारे और आपके यानी आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। इसीलिए दुनिया में शुरू हुई इस टैरिफ वॉर को समझना जरूरी है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको टैरिफ की इस टेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही देश में इस पर शुरू हुई राजनीतिक बहस भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल और ट्रंप टैरिफ को एक साथ जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक हैंडल पर लिखा है, देश की संसद रात में 2 बजे तक चल रही थी और उधर रात 1:30 पर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था। देश और विशेष रूप से बीजेपी के मतदाताओं को यह समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था। तो ट्रंप टैरिफ पर देश में सियासी टक्कर तेज हो गई है। लेकिन खबर क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला था। इसी दिन उन्होंने टैरिफ से जुड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। इसके बाद वो लगातार भारत समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करते रहे। आखिरकार 2 अप्रैल को भारतीय समय के मुताबिक देर रात उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ का रेट भी जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का रेट 34% है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया गया है। बांग्लादेश पर 37%, श्रीलंका पर 44%, जापान पर 24%, यूरोपियन यूनियन पर 20% और कंबोडिया पर सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लागू किया गया है। यहां आपके मन में एक सवाल होगा कि यह टैरिफ होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको टैरिफ के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप ये कैसे जानेंगे कि इसका आपकी जेब पर असर कैसे होगा। टैरिफ से यहां मतलब है दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं, वो सरकार को ये टैरिफ टैक्स देती है। जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाता है और दूसरा देश जवाब में उसी अनुपात में या कम ज्यादा दर पर टैरिफ लगा देता है, तो इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, चीन से आयात होने वाले मोबाइल की कीमत अगर देश में 20,000 रुपए है, सरकार इस पर 10% टैरिफ लगा दे तो ये मोबाइल 22,000 का हो जाएगा। इससे ग्राहकों को भारतीय कंपनियों के मोबाइल अधिक किफायती लग सकते हैं। तो अमेरिका ने अब इसी टैरिफ रेट को बढ़ाकर भारत को झटका देने की कोशिश की है। ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight,
we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. डोनाल्ड ट्रंप का अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार की आमदनी बढ़ाने पर और खर्च में कटौती करने पर जोर है। इलॉन मस्क को डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ बनाकर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के पीछे एक वजह मांगा भी है। इसके अलावा फैसले से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान है। उम्मीद है कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। चौथा, अमेरिका को इससे व्यापार घाटा कम होने का भी अनुमान है। लेकिन भारत के बाजार और इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद आज शेयर बाजार करीब 322 अंक गिरकर 76,295 पर बंद हुआ, जबकि सोने का भाव 93,530 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर देश की सियासत पर भी इसका साइड इफेक्ट दिखा है। विपक्ष ने वक्फ बिल पर चर्चा के बीच अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि यार ने ही लूट लिया घर यार का। ट्रंप के इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे चिंतित है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। पीएम सामने आए और स्थिति स्पष्ट करें। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, हम इससे बेहतर हालत में हैं। तो बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का कहना है कि हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, इससे घरेलू उत्पादन और कंजम्पशन बढ़ेगा। इस बीच ट्रंप टैरिफ को लेकर कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जुबानी टक्कर चल रही है, हमारी रिएक्शन रील में देखिए। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का। ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। देखिए, इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। अन्य देश जिनके ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया हमसे ज़्यादा, अब भारत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। भारत और अमेरिका बड़े व्यापारिक संबंधों की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन अभी भी करनी पड़ेगी। तो हमारी चीज़ें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। रेड कार्पेट ट्रीटमेंट यूएस को और यूएस की कंपनीज को दे रहे हैं इस उम्मीद में कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हम पे नाजायज ट्रंप टैरिफ ना लगाए। लेकिन इस दोस्ती का क्या सिला अमेरिका ने हमें दिया, इंडियन इकोनॉमी को रेक कर देगा ये ट्रंप टैरिफ। हम लोग अपने आत्मबल पे अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जाएंगे तो शायद हमें फ़ायदा होगा। कभी कभी टैरिफ में भी हमें एक सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए। टैरिफ एक तरह से एक अभिशाप की जगह वरदान बन सकता है, ये मेरा मानना है। भारत का जो 26,000 करोड़ से 35,000 करोड़ का निर्यात का नुकसान होगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ने वाले हैं, पर मोदी सरकार चुप है। लगता है कि ट्रंप ने देश में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टैरिफ वॉर छेड़ दी है। इस बीच ट्रंप प्रशासन के फैसले पर केंद्र सरकार का आधिकारिक बयान आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्य विभाग अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई घोषणा पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहा है। विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाग भारतीय उद्योग
और निर्यातकों समेत सभी हितधारकों के साथ मिलकर टैरिफ के बारे में उनके आकलन की प्रतिक्रिया ले रहा है और हालात का आकलन कर रहा है। वाणिज्य विभाग अमेरिकी व्यापार नीति में इस नए बदलाव की वजह से आने वाले अवसरों का भी अध्ययन कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कहा है कि ट्रंप प्रशासन के कदम पर सरकार विचार कर रही है। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी इस अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी इस अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका आपको इंतजार है। ट्रंप सरकार का ये फैसला किन चीजों या सामानों पर लागू होगा, इससे हमारी और आपकी जेब पर क्या असर होगा, इसके अलावा केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए कौन से कदम उठा चुकी है या उठा रही है, ये जानिए। It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. 10 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके 50 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। The United States will implement reciprocal tariffs on other nations. जिन सामान या चीजों पर टैरिफ लागू होगा उनमें डायमंड और ज्वेलरी, कार और कारों की एक्सेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स और टेलीकॉम का सामान है। इन सब का भारत से अमेरिका को निर्यात होता है। इसके अलावा भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कुछ सामानों को इससे राहत मिली है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इनमें फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी का सामान, ऊर्जा उत्पाद और अहम खनिज शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों को बाहर रखने की वजह यह है कि हर साल भारत अमेरिका को औसतन 12.7 अरब डॉलर की दवाइयां निर्यात करता है, जिस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका सस्ती दवाइयों के लिए भारत पर निर्भर है। अब सवाल यह है कि हमारे ऊपर इसका सीधा असर क्या होगा। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में निर्यात महंगा हो जाएगा, सामान की लागत बढ़ेगी जिससे डिमांड कम होने की आशंका है। घरेलू कंपनियां देश में सामान बेचने को मजबूर होंगी जिससे उनका घाटा बढ़ेगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिलता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने की आशंका है। भारत की आर्थिक रफ्तार भी प्रभावित होने का अनुमान है। आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कम होगी तो इसका असर देश में नौकरी और रोजगार पर भी पड़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि सबसे पहले ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे प्रभावित होगी। Last year we had around $77 billion export to America, and out of which our share is maximum from jewelry sector, gems and jewelry, electronics, then of course textile sector. These sectors will be impacted. Now we have to look for alternative markets. We have to diversify. हालांकि भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम दौर में है। चीन भी भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका जैसे देश भारत के नए ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं। 27-28 फरवरी को ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर का भारत दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने कतर के साथ भी व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, इसीलिए कुछ दिन पहले कतर के अमीर ने भी भारत का दौरा किया था। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत के लिए फायदा उठाने का वक्त है। The tariff imposed on the other countries, our competitive countries, China, Cambodia, Bangladesh, this is much less. Opportunities for India will open, and this is the high time for the Indian exporters to increase their productions, quality, and consistency in the supplies. The orders will start coming to India very soon. फिलहाल सरकार से लेकर जानकारों तक हर कोई फैसले को अपनी अपनी तरह से डिकोड कर रहा है। हालांकि इस फैसले से दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ने की भी एक आशंका है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टैरिफ नीति के ऐलान के बाद गिरे शेयर बाजार। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 3% तक गिरा है S&P 500। डाउ जोन्स करीब 4% नीचे पहुंचा। नैस्डैक में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत में भी 4% की गिरावट। जापानी येन के मुकाबले डॉलर सबसे नीचे।
अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर का रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में है बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वही जो अपने राम दरबार में भक्तों की पर्चियां निकालते रहते हैं। पर्ची पर लिखकर ही वो सामने वाले व्यक्ति की समस्या बता देते हैं। लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर पर्ची को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू गांव की आधारशिला रखने और हिंदू गांव पर दिए अपने बयान को लेकर ट्रेंड हो रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी है। खुद को सनातन का सिपाही बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं और इसी क्रम में आज वो कुछ और आगे बढ़ गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एक और ऐलान किया है और यह ऐलान है हिंदू गांव का, यानी एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है। लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है, यानी कुछ पैसा पहले देना होगा और बाकी का पैसा किश्तों में देना होगा। अब सवाल है कि बाबा बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा और इस हिंदू गांव में कौन रहेगा। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव 2 साल में बनकर तैयार होगा। इस गांव में 1000 हिंदू रहेंगे। हिंदू गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा, यानी दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति इस गांव में एंट्री नहीं कर सकेगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी और उन्हीं जमीनों पर मकानों का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले आपको धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद खबर को विस्तार देंगे। भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब देश में हिंदू गांव बनेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को यह याद रखना चाहिए कि हमारा देश कानून और संविधान से चलता है और हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत में कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है और नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की आजादी है। संविधान की मूल भावना यह भी बताती है कि भारत का हर राज्य, हर शहर और हर गांव धर्मनिरपेक्ष है, यानी वहां धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव पर कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर देश के संविधान और कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या धार्मिक आधार पर देश को बांटना सही है? क्या हिंदू गांव वाला बयान देकर वो दूसरे समुदाय को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर भेदभाव करना कहां तक जायज है? धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रखकर जो बातें कही उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो मुसलमान मुस्लिम गांव की मांग करने लगेंगे, सिख गांव की मांग करने लगेंगे, जैन कहेंगे कि उन्हें भी ऐसा गांव चाहिए जहां सिर्फ
जैन धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे। पारसी भी कहेंगे कि उनके लिए अलग गांव बनाया जाए। बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले भी ऐसी ही किसी गांव की डिमांड कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू गांव की आधारशिला रखकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं। इसलिए बार बार उनकी सुई हिंदुओं पर जाकर अटक रही है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र और हिंदू गांव वाले बयान पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। पेशी करनी है, हमने इसमें लिख दिया है, कोई आफत हुआ नाक का ना की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू प्रेम अब हिंदू गांव तक पहुंच गया है। एक ऐसा गांव जहां हिंदू ही रहेंगे, बाकियों के लिए नो एंट्री। और इसी पर अब सियासी घमासान मचा है। देश संविधान और न्यायपाल का चलेगा, किसी की इंडिविजुअल के बोलने से नहीं देश चलने वाला है। देश की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। आप तो प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं, प्रधानमंत्री जी आपके कार्यक्रम में भी आते हैं धीरेन्द्र जी, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, मोदी साहब एक तरफ सौगातें मोदी भेज रहे हैं, मोदी साहब एक तरफ वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल लाकर मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, आप हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। पहले मोदी साहब से पूछ लीजिए कि वो ये सब चाहते हैं कि नहीं, अन्यथा आपको कहीं डांट न पड़ जाए। हनुमान जी की कथा सुनाने वाले शास्त्री जी सोते जागते हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। अभी तक बाबा बागेश्वर प्रेम, बीमारी, नौकरी, झगड़े जैसी परेशानियों का हल करने का दावा करते थे, लेकिन अब उनका फोकस सब कुछ बदलने पर है। जी हाँ, सब कुछ तो सब कुछ। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें। देश तो सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही दूसरे धर्म के लोगों का भी। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की रट क्यों लगाए बैठे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये संविधान विरोधी है और भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरह हर लोग करने लगे तो देश का राष्ट्रीय एकता का क्या होगा? भगवान है, सबको मिलकर रहना चाहिए। पिछले 2 दिन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 बड़े कदम उठाए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाने का अभियान चला दिया है, जिसमें नाम दिया है गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इसके अलावा उन्होंने हिंदू गांव की आधारशिला रखकर एक नई बहस छेड़ दी है। बाबा को इस तरह जोड़ना कि मुसलमान का प्रवेश न हो, ये मैं समझता हूँ उनके सनातन में जो चरित्र है उसको कोई दागदार करना चाहता है, क्योंकि वो सबको एक नज़र से देखते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल वैसा ही प्लान बनाया है जैसे राजनीतिक दल बनाते हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई है। ये टीम गांव-गांव जाकर बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में एक एक प्रभारी बनाया जाएगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा। सभी प्रभारी अपने सदस्यों के साथ हर 3 से 4 महीने में बागेश्वर धाम आकर संवाद करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी मंडलों के साथ पदयात्रा होगी और एक आंदोलन खड़ा होगा। विधर्मी को भी धर्मी बना देना हमारा सांस्कृतिक सिद्धांत है, और यह अपना है, यह पराया है, ये तो बहुत छोटी बुद्धि का विचार है। पूरे वसुधा को, पूरे भूमंडल को हम अपना परिवार मानते हैं। किसी भी रिलीजियस राष्ट्र की मांग करना स्वयं देशद्रोह है, चाहे वो ग्राम, और उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ ग्राम, सिटी, राज्य, ऐसे तो आप पूरी इमारत बना दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की या मुस्लिम राष्ट्र की या क्रिश्चियन राष्ट्र की डिमांड करना स्वयं देशद्रोह है। अब सवाल यह है कि जिस हिंदू गांव की आधारशिला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी है, क्या संविधान से चलने वाले देश में ये परिकल्पना साकार हो सकती है? इस पर आज हमने संविधान के जानकार से भी बात की। बट जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। संवैधानिक तौर पे कोई जो हमारा देश है वो एक सेक्युलर स्टेट है। एक धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, जिसपे कट्टरता का जिक्र हो रहा है। घर घर में कट्टर हिंदू बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। सवाल है कि क्या देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है?
बाबा बागेश्वर के करोड़ों भक्त हैं, उन्हें तो आगे आकर भाईचारे का संदेश देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र और हिंदू गांव वाली रट लगाए हुए हैं। उनकी इन बातों पर हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की पंक्तियां सटीक बैठती हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने, मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। इन लोगों को कुर्सी से प्यार है, इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। फिर भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है, उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। इतिहास बताएगा। प्राइम मिनिस्टर विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल पर सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच टकराव नहीं है, बल्कि कई सियासी समीकरण इस बिल ने हिला दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बिल का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक को चेतावनी दे रहे हैं कि देश का मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्या बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश से लेकर चिराग पासवान तक को चुकानी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वोटों की चिंता किए बगैर वक्फ बिल का समर्थन किया है, और ये बिल ऐसे वक्त में आया है जब इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। सवाल यह है कि जो चेहरे मुस्लिम वोट की राजनीति करते आए हैं, वो आखिर वक्फ बिल पर कैसे और क्यों बदल गए? आज हम भारत की बात में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, और जो चेहरे बदले हैं उन्हें होने वाले सियासी नफा नुकसान का हिसाब भी लगाएंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि मुझे घोर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे सहमत हैं। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख लो। वक्फ बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का समर्थन किया है, उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह की बातें दोहराई जा रही हैं। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हर मुसलमान बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से नीतीश कुमार की तरफ देख रहा था। पूरा देश देख रहा है नीतीश बाबू आपकी तरफ।
पूरा देश देख रहा है नायडू जी आपकी तरफ, चिराग जी कहाँ हो। सब कल सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान देख रहा था क्योंकि वो सेक्युलर नेता की छवि रखते हैं। अपने आपको सेक्युलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। नीतीश वो राजनेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए 2013 में नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलआई चाहिए, आप पुराने एलआई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे तो अलग होना पड़ता है। तो अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के लोग बताएं। जाहिर है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक ने नीतीश को बिल का समर्थन न करने की चेतावनी दी थी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन जब लोकसभा में बिल पास हुआ तो नीतीश कुमार को मुसलमान विरोधी करार देने वाले हमले शुरू हो गए। जेडीयू और टीडीपी और बाकी जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो सारे दल अब समाप्त हो गए। जो मंशा थी बीजेपी की कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करेंगे, उसमें वो कामयाब हो गए। अब सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दलों का, चाहे जेडीयू हो चाहे अन्य पार्टियां हो, इनका विलय ही बाकी है। बाकी अब ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास। जो सेकुलरिज्म का ढोंग कर रहे थे वो कल एक्सपोज हो गए। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी, नगबात को मत छेड़िए। नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक पर सेक्युलरिज्म का ढोंग करने के आरोप लगे। हालांकि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में साफ कर दिया था कि पार्टी को किसी से भी सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। हालांकि जेडीयू के कुछ नेता भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील कर रहे थे कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। शायद इसीलिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि वक्फ बिल का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार को पार्टी में टूट से चुकानी होगी। सारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जो तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे वो बेनकाब हो गए। अब तो बीजेपी ने ये सहयोगी दलों को सबको निगल लिया, इस बिल के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा और जेडीयू को बचाना अब मुश्किल है।
विरोधी नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान तक पर मुसलमानों की पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका परस्त ताकतों के साथ बैठ कर करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया है। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से लेकर चिराग पासवान तक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं या फिर नहीं, इस पर नई बहस शुरू हो गई है। तो चलिए हम बारी बारी कर हर चेहरे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाले इन नेताओं ने अगर बिल का समर्थन किया तो क्यों किया। शुरुआत बिहार के सीएम नीतीश कुमार से करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके सेल्फ गोल किया है या फिर कोई सियासी मास्टर स्ट्रोक चला है। आमतौर पर ईद हो या फिर कोई दूसरा आयोजन, नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि की वजह से ऐसे किसी आयोजन का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ते। नीतीश कुमार की मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2005 में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग दलितों से महादलित अलग किए, दूसरा प्रयोग पिछड़ों से अति पिछड़ों को अलग किया और ऐसे ही उन्होंने मुस्लिमों में से पसमानदा मुस्लिम अलग करके उन पर काम किया। इस प्रयोग का असर ये हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी गठबंधन को जीत मिली और जेडीयू के 7 मुस्लिम विधायक जीते और बीजेपी से भी 1 मुस्लिम विधायक जीता। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना। साल 2015 में जब नीतीश लालू के साथ गए तब भी मुस्लिमों ने उनका साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे वो राजनीतिक पलटी मारते गए मुस्लिम नीतीश कुमार से छिटकते चले गए। 2020 में CSGS का बिहार चुनाव के बाद का सर्वे कहता है कि 76% मुस्लिमों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5% मुस्लिमों ने एनडीए को वोट किया और तब जेडीयू और जीतन राम मांझी इसका हिस्सा थे। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला, 11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला। नतीजा ये रहा कि 19 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन 11 टिकट देकर भी जेडीयू से कोई मुस्लिम नहीं जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से एक मुस्लिम को टिकट दिया, लेकिन मुसलमानों ने उसे भी नकार दिया था। तो क्या नीतीश इसी वजह से वक्फ बिल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मुसलमान तो उन्हें वैसे भी वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब मुस्लिम वोट बैंक घटता जा रहा है और नीतीश हिंदू वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते, इसीलिए नीतीश ने मुस्लिम वोट की फिक्र ही छोड़ दी। नीतीश के वक्फ बिल समर्थन के पीछे ये वजह हो सकती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया? लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान का ये रूप अब अक्सर दिखाई देता है जब वो हिंदू धर्म के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। फिर मौका चाहे नवरात्रि का हो या फिर शिवरात्रि का, चिराग पासवान के ऐसा करने के सियासी मायने बहुत साफ नहीं है, लेकिन सफेद कुर्ता पायजामा के साथ माथे पर मोटा तिलक उनकी पार्टी की विचारधारा से थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर ऐसा अड़ गए थे कि सरकार ही नहीं बनने दी। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। फरवरी 2005 की बात है जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 87 सीटें जीत पाई थी और
राष्ट्रीय जनता दल ने 75 और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी और रामविलास पासवान के बिना बहुमत का 122 का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता था। संतोष सिंह लालू नीतीश का बिहार कितना राज कितना काज में लिखते हैं कि पासवान चाहते थे कि किसी मुस्लिम को सीएम बनाया जाए। सरकार बनाने के लिए कई समीकरण भी बनाए गए, लेकिन पासवान की मुस्लिम सीएम वाली जिद किसी फैसले पर पहुंचने नहीं दे रही थी। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच लंबी बहस हुई और रामविलास पासवान को सीएम बनाने का प्रस्ताव तक दे दिया गया था, लेकिन वो सीएम पद पर भी नहीं माने और आखिरकार राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, 2002 में गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर रामविलास पासवान ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब विरोधी चिराग पासवान से उनके बदले हुए स्टैंड पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान अपने पिता की विचारधारा से नहीं हटने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं इस बात को ईमानदारी से बोलता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं एक ऐसे व्यक्ति का बेटा हूँ जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त किया, 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी रखते हुए। ऐसे में मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से अलग हो। ऐसे में हम लोगों ने इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा की है। सवाल ये है कि चिराग के बिल के समर्थन के पीछे क्या वजह होगी। तो ऐसा लगता है कि चिराग बिहार में हिंदुत्व का चेहरा बनने की तैयारी में है, क्योंकि कोई भी युवा नेता वहां ऐसा नहीं है। हालांकि उनके रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं। तस्वीरें पिछले साल नवंबर महीने की हैं, जब जमीयते उलेमाए हिंद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया था। खचाखच भरे स्टेडियम में मंच से बहुत साफ शब्दों में कहा गया था कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ऐसे किसी बिल का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो। हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेकुलर माइंड के आदमी हैं। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। ये बयान बता रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से किस तरह की उम्मीदें थी, लेकिन नायडू ने बिल का समर्थन करके कहानी बदल दी। नायडू वो नेता हैं जो कभी 4% मुस्लिम आरक्षण की वकालत किया करते थे, लेकिन 2024 में बीजेपी के साथ सत्ता में आने के बाद नायडू के सुर बदले हुए हैं। शायद नायडू भी बदली सियासत के साथ राजनीति में बदलाव कर रहे हैं। हमें मालूम है मुस्लिम समाज को कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए तेलुगुदेशम पार्टी हमेशा कोशिश करेंगे। नायडू बीते दिनों आंध्र प्रदेश में दी गई इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए और मुसलमानों को भरोसा देते हुए कहा कि वक्फ बिल सबके फायदे में है। विपक्ष को उम्मीद थी कि नायडू को धर्मनिरपेक्ष छवि का वास्ता देकर वक्फ बिल पर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे, और उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीजन हुआ। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हिंदू वोटरों के बीच अपनी छवि मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वक्फ बिल का विरोध कर भविष्य में उनकी ब्रांडिंग राज्य के महज 7% मुस्लिमों के रहनुमा की बनाई जाए। इस फहरिस्त में अगला नाम जयंत चौधरी का है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों के साथ साथ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान की राजनीति करती रही है, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद उनका रुख भी बदला हुआ लगता है। सेकुलर छवि वाले जयंत ने बिल का समर्थन किया तो विपक्ष सवाल उठाने लगा। खैर, राजनीति इसी का नाम है जो हवा के रुख से भी बदल जाती है। तो मुझे भारत की बात में फिलहाल दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।